कुछ पहलू और भी हैं। ये कारखाने आधुनिक मंदिर हैं। जब से नेहरू जी द्वारा ये घोषणा हुई, देश कृषि प्रधान होते हुए भी तीव्र गति से औद्योगिकरण की ओर अग्रसर होता चला गया है। इस औद्योगिकरण का प्रमुख सिद्धांत था देश के पिछड़े भागों व वर्गों को उन्नति और विकास में बराबर का साझीदार बनाना और वहां रहने वाले आदिवासियों व अनुसूचित जातियों को मुख्य धारा में आने का प्रोत्साहन व अवसर देना। इन कारखानों की स्थापना से एक साधारण आदिवासी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी खोज करने के लिए एक युवा पत्रकार औद्योगिक क्षेत्रों के भ्रमण पर निकल पड़ा। वह देश के कोने कोने में बिखरे इन आधुनिक मंदिरों में गया और अनेक आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक तथ्य एकत्रित किए। जो परिणाम निकला उससे वह चकरा गया। यही प्रश्न बार बार उसके मस्तिष्क में उठ रहे थे, क्या हम लोग अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं? इंसान सचमुच जागृत हो गया है या मानसिक कोड़ के चंगुल में फंस गया है? रहर कर उसे उस निर्मल हृदय व विनम्र वृद्ध आदिवासी से लिया साक्षात्कार याद आ रहा था, जिसका नाम था मुंडा। उसका पुत्र उस समय कारखाने में प्रोन्नति पाकर उपप्रबंधक के पद पर पहुंच गया था। लगातार संघर्ष करने से उसके व्यवहार में एक कड़वाहट थी। उसके दोनों बच्चे गैर आदिवासियों के प्रति आक्रोश, घृणा व उद्दंडता की भावना में जी रहे थे, क्योंकि उन्होंने केवल समृद्धि देखी थी। पत्रकार ने पूछा, मुंडा जी, आपको उस समय की याद होगी जब यहाँ कारखाना नहीं था, क्या कुछ वर्णन कर सकते हैं? हाँ, याद है, बहुत कुछ याद है, कहकर वह खोसा गया। पत्रकार ने कुरेदा, क्या याद है? तब यहाँ कुछ नहीं था। मुंडा ने चारों ओर हाथ फैला कर कहा, चारों ओर दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। पत्रकार ने मन में सोचा, इस विशाल कारखाने के लिए लाखों एकड़ धरती पर फैले जंगल का विनाश हो गया तो पर्यावरण में असंतुलन तो होगा ही। भट्टियों से निकलते जहरीले धुएं से वातावरण तो दूषित होगा ही। कारखाने से निष्कासित दूषित जल जब नदी में गिरेगा तो नदी में जीते प्राणी तो मरेंगे ही, साथ में इस जल पर निर्भर रहने वाले मनुष्य अनेक बीमारियों का भी शिकार तो होंगे ही। ये कैसा विकास है? आप लोगों की तब जीविका क्या थी? पत्रकार ने प्रश्न किया। कुछ भी नहीं, मुंडा हंसा, थोड़ी बहुत खेती करते थे, बाकी समय नाच गाना, खाना पीना और मस्त रहना। कोई चिंता नहीं थी। जंगल हमारा माता पिता और अन्नदाता सब कुछ था। झोपड़ियों में रहते थे, पर बहुत अच्छा लगता था, बिल्कुल स्वतंत्रता से रहते थे। मुंडा को फिर से सपनों के संसार में खोते देखकर पत्रकार ने टोका, और अब ये पक्का मकान है, एकदम जेलखाना लगता है, इस घर से निकलकर बाहर जाएं कहाँ? फिर से जंगल में खो जाने को जी करता है। कारखाना और कॉलोनी बनाने के लिए आपसे आपकी जमीन तो सरकार ने ली होगी। हाँ, सब जमीन ले ली, पर उसका पूरा पैसा भी दिया। उस पैसे का आपने क्या किया? मुंडा फिर हंसा, हम आदिवासी पैसे का क्या करेंगे? हमारी मुट्ठी में पैसा तो पानी समान है, और मुट्ठी में कई सुराख होते हैं, सब खा पी के बराबर कर दिया। पत्रकार ने आगे प्रश्न किया, फिर आपकी जीविका कैसे चलती थी? बड़ी मेहरबानी सरकार की, मुंडा ने नम्रता व कृतज्ञता से कहा, हम सबको कारखाने में नौकरी दी। नौकरी के लिए योग्यतानुसार प्रशिक्षण दिया, रहने को मकान और बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल शिक्षा भी मुफ्त। एक पैसा नहीं देना पड़ता। आप इससे खुश हैं? हाँ, अगर यह कारखाना नहीं होता तो इतना विकास कहाँ देखने को मिलता। मैं और मेरे बच्चे आज भी जंगल के निवासी बने रहते। जब कॉलोनी बनी तो क्या आप इसी मकान में रहते थे? मुंडा जोर से हंसा, आप भी क्या मजाक करते हैं? अरे, ये तो बंगला है मेरे बेटे का, बड़ा अफसर है न। मैं तो मजदूर कॉलोनी में रहता था, 2 छोटे से कमरे, पर बिजली भी थी और पानी भी। क्या आपके अड़ोसी पड़ोसी सब आदिवासी थे? अधिकतर तो आदिवासी थे, मुंडा सोचकर बोला, परंतु बहुत सारे बाहर के लोग भी थे। मैंने तो पहली बार सुना था कि यहाँ बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान जैसी और जगहें भी हैं। पहले हमारी दुनिया तो बस जंगल तक ही सीमित थी। आप लोगों का बाहर के लोगों से झगड़ा भी होता होगा। आखिर उनका रहन सहन, बोलचाल, तीज त्योहार सभी तो अलग अलग होंगे। मुंडा फिर हंसा और काफी देर तक हंसता रहा, फिर बोला, हाँ, झगड़ा तो होता था,
पर इस बात पर नहीं कि उनके आचार विचार अलग थे। वैसे हम सब मिलजुल कर रहते थे, तीज त्योहार मिलकर मनाते थे, गमी खुशी में भी साथ देते थे। मुंडा चुप हो गया। फिर झगड़ा क्यों होता था? इसलिए कि बाहरी लोग हम आदिवासियों को नीचा समझते थे, हमें बराबर का इंसान नहीं समझते थे। इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। फिर आप विरोध तो करते होंगे। कैसा विरोध? हम आदिवासी से कुछ और तो बनने से रहे, बस परिस्थितियों से समझौता कर लेते थे। उस समय चोरी, डाका या हिंसा की वारदातें होती थीं? नहीं, एक भी नहीं। रात भर दरवाजा खोलकर सोते थे, एक भी चीज कोई उठाकर नहीं ले जाता था। अब क्या होता है? मुंडा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बोला, अब हम लोग आधुनिक बन गए हैं न, सिनेमा खूब देखते हैं। यहाँ 2 तो सिनेमा घर खुल गए हैं, ऊपर से कंपनी प्रति सप्ताह एक सिनेमा खुले मैदान में मुफ्त में दिखाती है। सिनेमा का असर पड़ता है न। आपने पहले कभी सिनेमा देखा था? नहीं, पहले यहाँ का मुफ्त सिनेमा देखा था। हमें तो देखकर बड़ी शर्म आई, पर आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा। मुंडा ने गहरी सांस ली। आपने शिक्षा ली? मुंडा झेप गया। अरे हम क्या शिक्षा लेंगे, बच्चों ने पढ़ लिया, वही बहुत है। कितने बच्चे हैं? 2, लड़का अमित मुंडा और लड़की रेखा मुंडा। सिनेमा देखने और कुछ साथ पढ़ने वाले बच्चों के हंसी उड़ाने से उन्होंने अपने आदिवासी नाम बदल लिए हैं। पत्रकार को हंसी आ गई। मुंडा और भी झेप गया, जैसे उससे कोई अपराध हो गया हो। पत्रकार ने आगे प्रश्न किया, बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा बड़ा लड़का यानी अमित मुंडा, मुंडा ने गर्व से कहा, कंपनी में आजकल उपप्रबंधक बन गया है। पढ़ने में अच्छा निकला। वैसे पढ़ना शायद कठिन होता, पर एक तो फीस माफ थी और दूसरे नंबर कमाने पर भी आदिवासी होने के कारण कक्षा में उत्तीर्ण कर दिया जाता था। सरकारी नीति है न। फिर क्या इंजीनियर बन गया? हाँ, यहाँ तो सारे के सारे इंजीनियर ही हैं, सो उसे भी धुन चढ़ गई कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा। परीक्षा में बैठा तो नंबर बहुत कम थे, परंतु आदिवासियों के लिए सुरक्षित स्थान होने से उसे प्रवेश मिल गया। क्या वह हर साल इसी तरह पास होता गया? हाँ, इससे यह अवश्य हुआ कि जिन्हें प्रवेश नहीं मिला या परीक्षा में पास नहीं हुए, उन्हें ईर्ष्या बहुत हुई। एक बार तो कॉलेज में इसको लेकर हंगामा भी हुआ, हड़ताल हुई। कुछ विद्यार्थियों ने अदालत में मुकदमा भी कर दिया, पर अदालत ने कहा कि इसे सरकारी नीति के अनुसार सुरक्षित स्थान के लिए प्रवेश मिला है। पर आप यह नहीं सोचते कि इस तरह कम नंबर पाकर भी आगे बढ़ने से आपके पुत्र में योग्यता नहीं होगी? अजी, आजकल योग्यता को कौन पूछता है? हम आदिवासियों को अगर सरकार ही ऊपर नहीं उठाएगी तो आम आदमी तो सदा ही हमारा शोषण करता रहेगा। पत्रकार मुंडा की बात से चकित हो गया। वो इतना तो जागृत हो गया था कि अपनी बातों में जो विरोधाभास था उसे बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा था। पत्रकार ने पूछा, क्या आप यह नहीं सोचते कि इस देश की बागडोर योग्य पुरुषों के हाथों में होनी चाहिए? कारखाने चलाने के लिए कुशल इंजीनियर होने चाहिए। मुंडा ने उलझन महसूस की, रुक कर बोला, आपकी बात ठीक है, पर योग्यता व कुशलता की कसौटी पर आदिवासी सदा खरा नहीं उतरेगा। उसे अपने आप ऊपर उठने में 100 साल भी लग सकते हैं, पर यह जो हमने अपनी धरती कारखाने, विकास और उन्नति के लिए न्योछावर कर दी है, क्या इसलिए कि हमारे बच्चे 100 साल तक प्रतीक्षा करें? पत्रकार निरुत्तर हो गया। एक पेचीदा प्रश्न का पेचीदा उत्तर था। मुंडा के चेहरे पर क्षणिक आवेश झलका, परंतु वह जंगल पुत्र होने के कारण अत्यधिक सहनशील भी था। पत्रकार ने प्रश्नों का रुख मोड़ते हुए पूछा, अच्छा, ये बताइए कि पहले के और अब के वातावरण में क्या अंतर है? मुंडा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, हरियाली देखने को बहुत मन करता है। अब तो चारों ओर सीमेंट, पत्थर, लोहा और धुआं ही धुआं दिखाई देता है। बस पहले वर्षा भी खूब होती थी और बिजली के पंखों का तो नाम भी नहीं सुना था। अब तो बिना पंखे के कोई सो ही नहीं सकता। वातावरण में पहले जो एक खुशबू थी वह अब नहीं है। उसी समय एक प्रौढ़ पुरुष ने प्रवेश किया। प्रश्न सूचक दृष्टि से पत्रकार ने देखा। यह मेरा बेटा है, मुंडा ने परिचय दिया, अमित मुंडा। अमित ने परिचय प्राप्त करके पत्रकार से हाथ मिलाया।
पत्रकार के हाथ अभिवादन के लिए उठे थे, पर बीच में ही रुक गए। अमित ने इधर उधर की बातें करके कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं व्यवस्था से एक लड़ाई जीत गया हूँ। पत्रकार ने आश्चर्य से पूछा, कैसी लड़ाई? कुछ महीने पहले प्रोन्नति की एक सूची निकली थी। मुझे अयोग्य बताकर प्रोन्नति नहीं दी। महानिदेशक तक गया, परंतु एक ही जवाब मिला कि अफसरों की प्रोन्नति उनकी योग्यता के आधार पर होती है। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा, वहां से आदेश आ गए हैं कि आदिवासियों के लिए स्थान सुरक्षित हैं। चूंकि और कोई आदिवासी उम्मीदवार नहीं था, इस कारण मुझे प्रोन्नति मिलनी चाहिए। पत्रकार ने पूछा, क्या इस तरह का संघर्ष आपको हर बार करना पड़ता है? यही मेरी विडंबना है। आदिवासी होना मानो एक बड़ा अभिशाप है। सबको ईर्ष्या और जलन होती है। जहाँ तक हो सकता है मेरे रास्ते में रुकावटें डालते हैं। आपका कोई और भी कटु अनुभव है? एक नहीं, कई। समाज में हमें कोई बराबरी का दर्जा नहीं देता। हमें इतना हीन समझते हैं कि साथ में उठने बैठने और खाने पीने से कतराते हैं। बड़ा अपमान महसूस होता है। अगर यह कारखाना नहीं होता तो आप शायद अभी भी जंगल का जीवन बिता रहे होते। आप कौन सा जीवन पसंद करेंगे, आज का या पहले वाला? अमित सोच में पड़ गया। वह बोला, इसका उत्तर कठिन है, परंतु इतनी शिक्षा और सुविधाएं होने से यही कह सकता हूँ कि विकास और प्रगति के लिए इंसान को कुछ त्यागना ही पड़ता है। आदिवासियों ने अपनी स्वतंत्रता खोकर यदि इस सामाजिक असंतुलन का जीवन स्वीकार किया है तो शायद ये सोचकर कि कभी न कभी उसे समाज में अपना उचित स्थान मिल जाएगा। बस सब्र की आवश्यकता है। पत्रकार ने अगला प्रश्न किया, आपने थोड़ा बहुत पुराना जीवन और अब दूसरा जीवन भी देखा है। ये संघर्ष आपको कटु और मीठे अनुभव दे रहा है, पर आपके बच्चों को तो लगभग समृद्धि का वातावरण मिल रहा है। अपेक्षाकृत सुविधाएं भी अधिक हैं और समाज में आदिवासियों को स्थान भी मिल रहा है। वे क्या सोचते हैं? अमित ने आवेश में आकर कहा, वे तो हमसे भी अधिक क्रुद्ध हैं। छोटी मोटी अवहेलना से भी उनका खून खौलने लगता है। सामाजिक स्वीकृति जो कुछ भी है, उन्हें एक दिखावा और छलावा लगती है। आपका कहना है कि वे अधिक जागृत हो गए हैं। ऐसा कहिए कि उनमें चेतना आ गई है। दुख यह है कि उनमें हिंसा की भावना आ रही है। ये रोकना कठिन है। साथ के बच्चे जब काले रंग को लेकर या हमारे नाखनक्ष को लेकर हंसी उड़ाते हैं तो कभी भी मारपीट हो जाती है। आपका मतलब है कि बच्चों में सहनशीलता की कमी है। बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। पहले हम लोग अपमान या तो महसूस नहीं करते थे या पी जाते थे। आजकल के बच्चे ऐसा करने लगे तो यह उनकी कमजोरी समझी जाएगी। वे दबते चले जाएंगे और फिर शुरू होगा शोषण का दौर। नहीं, उन्हें ये सब सहने की आवश्यकता नहीं है। अमित के स्वर में दबा दबा आक्रोश था। पत्रकार ने पूछा, आपकी बहन? मेरी बहन रेखा, वह तो डॉक्टर बन गई है। लीजिए, वह भी आ गई। उसी से पूछ लीजिए जो कुछ पूछना हो। अभिवादन के बाद पत्रकार ने रेखा से पूछा, आपको डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई? रेखा ने हंसकर कहा, कठिनाई तो बहुत हुई। एक तो पढ़ाई कठिन थी ही, साथ ही सहपाठियों से कुछ सहायता नहीं मिली। उन्हें सदा ये लगता था कि मेरा डॉक्टरी पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। मुझे हमेशा एक घुसपैठिए का दर्जा मिलता था। अपमान भी काफी झेलना पड़ा, पर यह सब पुरानी बात है। मुझे कोई शिकायत नहीं। आपको नौकरी मिलने में कोई कठिनाई हुई? कोई नहीं। इस कारखाने में जगह थी, बहुत से उम्मीदवार थे, पर यहीं का होने से व पिताजी के कारण आदिवासी होने से प्राथमिकता दी गई। मैं सुरक्षित स्थान के लिए चुन ली गई। लोगों में काफी रोष उत्पन्न हुआ होगा। अवश्य हुआ, परंतु हम आदिवासियों को खुलेआम कोई नौकरी देता कहाँ है? पत्रकार ने विनोद भाव से पूछा, विवाह? रेखा ने बेझिझक कहा, वो तो मैं कर चुकी। यही एक इंजीनियर हैं। अमित ने बीच में कहा, इसने प्रेम विवाह किया है एक गैर आदिवासी से। हमने बहुत समझाया, पर यह नहीं मानी। अब परिणाम भोग रही है। पत्रकार ने आश्चर्य से पूछा, कैसा परिणाम? ऐसी शादी से तो सरकार की ओर से इनाम मिला होगा।
हाँ, रेखा ने कहा, मुझे नहीं, हम दोनों को 1000 रुपया इनाम मिला। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपने ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया। हाँ, मैं ऐसा ही समझती थी, पर इसकी हानियां अब समझ में आ रही हैं। कैसी हानियां? एक प्रोन्नति विवाह के पहले मिली थी, अब नहीं मिल रही। कई साल से वहीं पड़ी हूँ। वो क्यों? गैरादिवासी से विवाह करने के कारण मेरा स्तर बदल गया। अब मैं उन्नत जातियों में आ गई हूँ, इसलिए सरकारी सुरक्षा बंद हो गई। बच्चों को भी विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी। भला बताए, ये तो सरासर अन्याय है। केवल विवाह करने से एक आदिवासी गैरादिवासी कैसे हो गया? वो उत्तेजित होकर बोली, मेरी रगों में तो अभी भी आदिवासी रक्त बहता है। मैंने कई बार यह प्रश्न उठाया था, असफल रही। अब क्या करेगी? सोचती हूँ अदालत में जाना चाहिए। पत्रकार चकित रह गया। वो खड़ा हो गया। आज के लिए काफी मसाला मिल गया था। कुछ दूर गया था कि देखा कि एक घर के आगे एक गृहिणी को 13 से 15 साल तक के कुछ आदिवासी बच्चे घेर कर उससे लड़ रहे थे। वो रुक गया। गृहिणी ने चिल्लाकर कहा, तुम सब चोर हो, रोज मेरे बगीचे में से फल चुरा कर ले जाते हो। एक केला नहीं बचा, कच्चे अमरूद तोड़ तोड़ कर खा लिए या फेंक दिए। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। एक बड़े लड़के ने उद्दंडता से कहा, हाँ हाँ, कर देना रिपोर्ट। क्या कर लेगी पुलिस हमारा? ये हमारी जमीन है, ये कारखाना हमारा है, ये पेड़ और फल तू अपने साथ लेकर नहीं आई थी, इन पर हमारा हक है। तू तो विदेशी है, आज है कल चली जाएगी, पर हम लोग तो हमेशा यहीं रहेंगे। ज्यादा तेवर दिखाए तो घर का सामान भी उठा कर ले जाएंगे। गृहिणी क्रोध और भय से कांप रही थी। पत्रकार ने गहरी सांस ली और आगे चल दिया। उसके जेहन में बार बार एक ही प्रश्न पुकार रहा था, अभी इन्हें कितनी और उन्नति करके अपने अधिकार दूसरों से झपट लेने हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।